नमस्कार दोस्तों, 24 अक्टूबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पीडीएफ के लिए। पहला चीज, सेंटर कर्ब्स स्टॉक लिमिट्स टू कूल ओनियन प्राइसेस। जो लोग मुंबई, पुणे या हैदराबाद साइड रह रहे हैं उनको पता होगा कि जो प्याज के दाम है वो 100 रुपए प्रति केजी से ज्यादा चले गए हैं। तो सरकार ने प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया है? सरकार ने बोला है कि भैया जितना मैक्सिमम प्याज स्टोर करके रख सकते हैं होलसेल ट्रेडर्स अपने पास और रिटेलर्स अपने पास, उसके ऊपर एक अपर लिमिट लगाई गई है। ये अपर लिमिट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 23 अक्टूबर टिल 31 दिसंबर। पहले मैं आपको बताता हूँ, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में एक प्रोविजन था कि आप होर्डिंग नहीं कर सकते। होर्डिंग मतलब कि एक लिमिट से ज्यादा आप स्टॉक्स अपने पास नहीं रख सकते। अभी रिसेंटली जब फार्म बिल्स पास हुए तो उसके साथ एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी पास हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि चलिए ठीक है, हम किसी भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं करेंगे। सप्लाई चेन को सुधारने के लिए, प्रॉपर अवेलेबिलिटी कराने के लिए हम ये परमिशन देते हैं ट्रेडर्स को, होलसेलर्स को, कि वो स्टॉक्स अपने पास भर के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुरंत ही इसका आफ्टर इफेक्ट देखने को मिला है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद के इलाकों में प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी से ऊपर चले गए, तो सेंटर को यहां पे इंटरवीन करना पड़ा। और ऐसा नहीं दोस्तों कि इसी साल ये हुआ है, हर साल इस समय के लगभग पे जो प्याज के दाम है वो ऊपर जाते हैं। उसका रीजन ये है कि जो पिछली बार की जो राबी क्रॉप थी, उसके जो स्टॉक होते हैं प्याज के, वो खत्म होने लगते हैं। और जो फ्रेश खरीफ क्रॉप है उसके जो स्टॉक है वो अभी आए हुए नहीं होते हैं। तो बात यह है कि इस समय पे हर साल प्याज के दाम नीचे जाते हैं। और इस साल प्राइस राइज की एक और वजह है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में जम के बारिश हुई है। तो इस एक्सेसिव बारिश के चलते ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सी प्याज की फसल बर्बाद भी हो चुकी है। तो इन सब एक्सपेक्टेशंस पे प्याज के दाम कस के बढ़ गए, 100 केजी प्रति किलो के ऊपर चले गए। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है? जो होलसेल ट्रेडर्स हैं, जो होलसेल में ट्रेड करते हैं, वो 25 टन से ज्यादा प्याज अपने पास नहीं रख सकते। और जो रिटेल है, जो छोटे लेवल पे ट्रेड करते हैं, वो 2 टन से ज्यादा प्याज अपने पास नहीं रख सकते। तो मतलब रिटेलर्स, इनके पास जो मैक्सिमम होल्डिंग लिमिट है वो 2 टन है, होलसेलर्स के पास 25 टन है। और ये सेंटर को करना ही पड़ेगा। साथ साथ सेंटर ने कुछ और चीज करी है। सितंबर में ही सेंटर ने प्याज के ऊपर एक एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था। उसके साथ साथ प्याज को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जा सके, इसका भी फैसिलिटेशन किया है। उसके साथ साथ 40,000 टन ऑफ बफर स्टॉक को सरकार ने रिलीज किया। सरकार के पास 1 लाख टन का प्याज का बफर स्टॉक है, जिसमें से 40,000 टन को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया सरकार ने, ताकि प्याज के दामों को स्टेबलाइज किया जा सके। तब यहां पे देखिए, कंज्यूमर्स तो खुश होंगे, क्योंकि प्याज इतनी हैवी क्वांटिटी में मार्केट में आएगा तो सस्ता हो जाएगा। तो जो लोग प्याज खरीदते हैं वो तो खुश हो जाएंगे। लेकिन जो बेचने वाले फार्मर्स हैं वो दुखी हैं। बेचने वाले फार्मर्स ये बोलते हैं कि जब प्याज के दाम एक लिमिट से ऊपर जाते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन फरवरी मार्च के टाइम पे जब प्याज के दाम बहुत नीचे हो जाते हैं, 5 रुपए प्रति केजी, 10 रुपए प्रति केजी में हो जाते हैं, तब क्या आप हमारी मदद करने के लिए आते हो? तब क्या आप ये इंश्योर करते हो कि हमको 20-25 रुपए प्रति केजी मिले प्याज का? अभी के लिए आप अपने बफर स्टॉक से प्याज को निकाल के 26 से 28 रुपए प्रति केजी में स्टेट्स को बेच रहे हो, ताकि कंज्यूमर्स को दाम कम लगे प्याज के। लेकिन क्या आप हमें इंश्योर करते हो कि 20 से 25 रुपए प्रति केजी मिल जाए, जब हमारे पास प्याज की एक्सेस होती है और कोई खरीदने वाला होता नहीं है? तो फार्मर्स अनहैप्पी हैं इस तरीके के स्टेप से, लेकिन कंज्यूमर्स खुश है, क्योंकि कंज्यूमर्स के दाम कम हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्याज के दाम बढ़ने से फार्मर्स को कुछ फायदा हो रहा है। फायदा केवल मिडिलमैन को होता है, जो कि होर्डिंग करते हैं और सारा का सारा फायदा अपने पास रख लेते हैं। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रीसेंट मीटिंग हुई थी कुछ समय पहले, लगभग 7-8 दिन पुरानी न्यूज है, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बाहर आ गए। और उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग, हालांकि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में क्या हुआ ये मैंने आपको पहले बता दिया है, तो इंटरेस्ट रेट अनचेंज है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बोला है कि हम अपने स्टैंड को अकोमोडेटिव रखेंगे। भले ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तब भी हम अपने स्टैंड को अकोमोडेटिव रखेंगे, लेकिन हम इंटरेस्ट रेट को घटा नहीं रहे हैं। इंटरेस्ट रेट को घटा क्यों नहीं रहे? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट को हम अभी घटा देंगे तो हो सकता है इन्फ्लेशन और बढ़ने लगे। लेकिन फिर भी हम अपने पॉलिसी स्टैंड को अकोमोडेटिव रखते हैं, तो कल की डेट में अगर इकोनॉमी में बूस्ट की जरूरत है तो भाई हम एक काम करेंगे, अपने पॉलिसी रेट को घटाएंगे। रेपो रेट को घटाने बढ़ाने से क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। एक बात यहां पे बहुत जबरदस्त बोली गई, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। इन द एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक ड्राइवर्स द रिकवरी में नॉट लास्ट अंटिल पेंट अप डिमांड हैज बीन सैटिएटेड एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज हैव बीन कंप्लीटेड। यहां पे बोलना क्या चाह रहे हैं आरबीआई के लोग? आरबीआई के लोग बोलना ये चाह रहे हैं
कि मान लीजिए हम इंटरेस्ट रेट को गिरा देते हैं, रेपो रेट को गिरा देते हैं, तो भैया आरबीआई से कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल सकता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा कंज्यूमर्स को बांटेंगे। तो फाइनल कंज्यूमर के पास, आदमी के पास जेब में पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे पहुंच जाएगा। तो आदमी की जेब में पैसा होगा, लेकिन उस पैसे से वो जो इकोनॉमी में सामान है वही तो खरीदेगा जाके, लेकिन सामान की कमी है, जो सप्लाई चेन है वो टूट गई है, जो इन्वेंट्रीज हैं वो खाली हो गई हैं। अगर आपको एक बैलेंस बैठाना है, तो बैलेंस बैठाने के लिए जो ग्रोथ साइड है, मतलब कि जो प्रोडक्शन साइड है, मैन्युफैक्चरिंग साइड है, उसको भी पुश करना पड़ेगा और लोगों की जेब में भी पैसा डालना पड़ेगा। तो आरबीआई ये बोल रही है कि अगर हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के चलते इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं तो कंज्यूमर्स की जेब में तो पैसा चला जाएगा, लेकिन सामान तो मार्केट में लिमिटेड रहेगा ना। अभी सामान लिमिटेड रहेगा और कंज्यूमर्स की जेब में ज्यादा पैसा चला जाएगा, तो कंज्यूमर्स उसी सामान के लिए ज्यादा पैसा दे सकते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये हम नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक ड्राइवर्स होने चाहिए डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो कोविड-19 में नीचे चली गई, इसका ऊपर आना जरूरी है, तभी रिकवरी लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। कंजम्पशन के बेसिस पे जो रिकवरी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। एक तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, लॉन्ग टर्म चीजें उससे फायदे में नहीं देती हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में हमको कंज्यूमर की जेब में भी पैसा डालना है, और साथ साथ जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो लोग चीजों को ग्राउंड लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको भी पुश करना है, ताकि वो ऊपर आए। वो ऊपर आएंगे तो सामान बनेगा, उन सामान को कंज्यूमर्स खरीदेंगे, तो बैलेंस्ड ग्रोथ होगी। तो सिर्फ रेपो रेट कम कर देने से, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को और रिलैक्स कर देने से कुछ होने वाला नहीं है, ये बोल रहे हैं माइकल पात्रा, जो कि डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के। यहां पे एक डिसेंट नोट भी आया था जयंत वर्मा जी की तरफ से। जयंत वर्मा जी को नया अपॉइंट किया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्ट्रक्चर को अगर आपको जानना है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, वहां पे मैंने आपको समझाया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मेंबर्स का अपॉइंटमेंट लेट हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे काम करती है, इसको क्यों बनाया गया, काम करने की मेथोडोलॉजी क्या है, ब्ला ब्ला हर चीज मैंने समझा रखी है। तो जयंत वर्मा साहब ने बोला है कि आप ये बोल रहे हो कि आप मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को अकोमोडेटिव रखोगे, लेकिन आप 100% श्योरिटी से ये नहीं बोल सकते। आप डिसाइडेड मत बोलो, ठीक है ना, आप एक्सपेक्टेड बोलो, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते। कल की डेट में ऐसे अनफोर्सीन फैक्टर्स हमारे सामने आ जाते हैं अगर इकोनॉमी में, जिनको हम हैंडल नहीं कर पाए, तो हम अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को अकोमोडेटिव रख नहीं पाएंगे। तो आप एक्सपेक्टेड बोलिए। तो अब जयंत वर्मा जी की बात पे कुछ लोग बोलेंगे कि यार डिसाइडेड से एक्सपेक्टेड करने के लिए आप डिसेंट नोट क्यों दे रहे हो। तो डिसेंट नोट देना जरूरी है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जब स्टांस निकल के आता है, पूरे देश के लोग उसको देखते हैं। तो पूरे देश के लोग समझते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करने को कह रही है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर ये पूरे देश को बोलेगी कि हमने डिसाइड किया है कि हम ऐसा करेंगे, तो लोगों को एक आश्वासन मिलता है कि हाँ भाई ये ऐसा करेंगे। जयंत वर्मा जी बोल रहे हैं कि आप लोगों को आश्वासन तो दे रहे हो, लेकिन कल की डेट में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड को अकोमोडेटिव नहीं रख पाएंगे, तो हमें अपनी बात पर से पीछे पलटना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। इसलिए आप डिसाइडेड ना बोल के एक्सपेक्टेड बोलिए, यानी कि आप ये बोलिए कि हम अपने मॉनेटरी पॉलिसी को अकोमोडेटिव रखेंगे, ये एक्सपेक्टेड है ना कि डिसाइडेड है। क्योंकि डिसाइडेड बोलने से लोग अपने डिसीजन उस हिसाब से लेंगे, कल की डेट में इकोनॉमी में कुछ ऊपर नीचे ज्यादा हो गया तो हम अकोमोडेटिव रख नहीं पाएंगे। ये बोल रहे हैं जयंत वर्मा जी। बहुत सारी बातें आपको इसमें समझ में नहीं आई होंगी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, जो वीडियो आएगी उसको देखिए, वहां पे चीजें बहुत ढंग से मैंने समझा रखी। फिर भाई एक और न्यूज निकल के आ रही, फॉरेक्स रिजर्व्स हिट हाई रिकॉर्ड ऑफ $555.12 बिलियन। सबसे पहले बात दोस्तों एक करिए, काम करिए, एक फॉरेक्स रिजर्व्स को मेरे नाम के साथ हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड एक वीडियो मिलेगी यूट्यूब में, जिसका आपका टाइटल है वाई इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स आर राइजिंग। ठीक है, तो वो वीडियो मैंने तब बताई थी जब फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के $500 बिलियन क्रॉस कर गए थे। अभी के लिए फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के 555.12 बिलियन डॉलर है। वहां पे मैंने आपको सब कुछ समझाया था। अगर आप फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया की बात करो तो उसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, गोल्ड आता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आते हैं, रिजर्व ट्रांसपोजिशन आती है। रिजर्व ट्रांसपोजिशन क्या होती है? रिजर्व ट्रांसपोजिशन वो पैसा होता है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एक लिमिट तक एक कंट्री बोरो कर सकती है बिना किसी कंडीशन के। लेकिन अगर एक कंडीशन मतलब एक लिमिट क्रॉस हो गया तो फिर वो क्रेडिट ट्रांसपोजिशन हो जाती है, जिसको 3 साल के अंदर चुकाना होता है। तो रिजर्व ट्रांसपोजिशन कुल मिला के दोस्तों एक कंट्री को यह हक देती है कि कुछ लिमिट तक वो पैसा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बिना इंटरेस्ट रेट के निकाल सकते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता ही है कि एक बास्केट होता है कुछ करेंसीज का, इसमें यूरो, ठीक है, जेन,
येन, पाउंड, चाइनीज रेनमिनबी, इस तरीके की करेंसीज होती हैं, उसका एक बास्केट होता है और इसके कुछ एसेट्स होते हैं जो हर कंट्री होल्ड करती है, इसको बोला जाता है एसडीआर। गोल्ड होता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है। तो फॉरेक्स रिजर्व में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फॉरेन करेंसी एसेट्स। इन सब चीजों को मैंने उस वीडियो में समझाया जिसका मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। अभी बात की जाए तो ये जो 555.12 बिलियन डॉलर है, जो वीक एंड हुआ है 16 अक्टूबर का, ये हुआ है 3.615 बिलियन डॉलर बढ़ने के बाद। इसमें से जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं वो है भाई 512.322 बिलियन डॉलर। और ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है दोस्तों। इससे होता ये है कि अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट्स ज्यादा हैं, तो कल की डेट में मान लो एकदम से हमको बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करनी है, तो उसको देने के लिए हमारे पास पैसे होंगे। 1991 में हमारा फॉरेक्स रिजर्व 1 बिलियन डॉलर पे आ गया था, 1 बिलियन यूएस डॉलर, और हमारे पास एक हफ्ता का इंपोर्ट करने का पैसा था केवल। लेकिन अभी के लिए हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत स्टेबलाइज्ड हैं, 555.12 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं। अब ये न्यूज़ तो अक्सर कर आती रहती है, तो वो मैं आगे कवर करता रहूंगा। नेक्स्ट है सेंटर बोरोज 6000 करोड़ फॉर जीएसटी कंपनसेशन। देखिए रिसेंटली मैंने आपको इस पे पूरी अपडेट दी है। पहले सेंटर ने बोला कि 97,000 करोड़ देंगे, मतलब ओवरऑल जो शॉर्टफॉल है जो सेंटर को स्टेट्स को देना वो था 2.35 लाख करोड़, उसमें से 97,000 करोड़ जीएसटी की वजह से। बाद में बोला गया कि 97,000 करोड़ नहीं, 1.1 लाख करोड़ जीएसटी की तरफ से। तो पहले बोला गया एक स्टेट से कि आप 1.1 लाख करोड़ मार्केट से उठा लो और जो भी जीएसटी कंपनसेशन सेस वाला फंड है उससे हम आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस कर देंगे। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि चलिए ठीक है, हम ही आपको बोरो करके दे देंगे। तो इस 1.1 लाख करोड़ में जो पहला ट्रांच है 6,000 करोड़ का, इसको बोरो करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16 स्टेट्स को दे दिया है। यहां पे दोस्तों बात यह है कि अभी तक इस 1.1 लाख करोड़ वाली स्कीम को 21 स्टेट्स ने मंजूरी नहीं दी है। बात यह है कि स्टेट्स भी तो चाहे उस चीज को। बहुत सारे स्टेट्स हैं, केरला तो ये बोल रहा है कि हमको पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपया दो। ये जो 1.1 लाख करोड़ का आप पपलू समझा रहे हो ये ठीक नहीं है। सेंटर ये जो पैसा दे रहा है 1.1 लाख करोड़, ये खुद बोरो करके दे रहा है और इसका बोरोइंग रेट 5.19% है, जो कि 3 से 5 साल में वापस किया जाएगा। और इसको वापस करने के लिए पैसा निकाला कहां से जाएगा? तो जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है, जिसमें पैसा आता है जब आप लग्जरी गुड्स खरीदते हो, जिसपे जीएसटी रेट 28% का है, तो उस लग्जरी गुड्स वाले टैक्स से या सेंट टैक्स से थ्रू जो पैसा आ रहा है जीएसटी कंपनसेशन फंड, उस फंड से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट निकाल के दी जाएगी इस 1.1 लाख करोड़ के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को चुकाने में। मोस्ट प्रॉब्ली जून 2022 तक ये जो जीएसटी कंपनसेशन फंड बना है उसके आगे ये एक्सटेंड होगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज काम आएगी आपको। फिर भैया पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। अभी अक्टूबर में जो मीटिंग हुई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस में, इन्होंने बोला कि पाकिस्तान 4 महीने के लिए और, यानी कि 2021 तक, फरवरी 2021 तक पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में रहने वाला है। तो भैया ये बोला गया कि 27 एक्शन आइटम पे पाकिस्तान को एक्ट करने के लिए बोला गया था। पाकिस्तान ने 21 एक्शन आइटम पे कुछ किया है, इसीलिए इसको हम लोग ग्रे लिस्ट पे कंटिन्यू कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा तब जब वो सारे के सारे 27 एक्शन प्लान पे कुछ ना कुछ करे। ये बात यहां पे बोली गई है। तो फरवरी 2021 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखा जा रहा है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा इनको ब्लैक लिस्ट करना है या नहीं करना है। और आज की फाइनल मूव, केपी शर्मा ओली, विजयदशमी के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं नेपाल में, दशहरा के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं और नेपाल का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है ये विजयदशमी का सेलिब्रेशन। अब इस समय पे नेपाल के पीएम ने जो मैप इस्तेमाल किया है ना, वो ओल्ड मैप इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं नेपाल के पीएम ने इंडिया के साथ रिलेशनशिप को इस हद तक खराब कर दिया है काला पानी के इशू को लेके कि अब शायद खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रिलेशनशिप को थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो विजयदशमी के सेलिब्रेशन के दिन उन्होंने नेपाल के पुराने मैप का प्रयोग किया। वो मैप जो काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा वाले इलाके को अपने में नहीं मिलाता था। ये जो डार्क ऑरेंज में आपको इलाका नजर आ रहा है ना, ये वो इलाका है जो कि है तो इंडिया की कंट्रोल में, लेकिन नेपाल अब इस इलाके को अपने मैप में दिखा रहा है, जबकि इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि भाई ये इलाका हमारा है। तो ये जो ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड है, इसको रिसेंटली नेपाली स्टेट ने एक अमेंडमेंट के थ्रू अपने टेरिटरी में मिला दिया। ये नया जो मैप था वह 20 मई को अनवील हुआ था और अमेंडमेंट पास करा के नेपाल की पार्लियामेंट में जून 13 में ये डिक्लेयर कर दिया इन्होंने कि ये इलाका हमारा है और इसको नेशनल इंसिंगिया ऑफ नेपाल में भी डिस्प्ले कर दिया। अब हो सकता है कि केपी शर्मा ओली इंडिया के साथ दोस्ती करने के लिए इस तरीके का कोई पॉलिटिकल स्टेप ले रहे हो,
लेकिन डोमेस्टिकली केपी शर्मा ओली की बहुत अपोजिशन हो रहा है। वहां की जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन नेपाली कांग्रेस के विश्व प्रकाश शर्मा ने बोला कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, ये इलाका तो हमारा है, तो नेपाल के लोगों के विशेष के अनुसार ही हमने इस इलाके को अपने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, तो अब आप इस इलाके को अपने यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहे हो। इस ऐसा करके आप नेपाल के लोगों को नीचा दिखा रहे हो और नेपाल की पार्लियामेंट को नीचा दिखा रहे हो। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स तो देखिए हर दुनिया में चलती है, इंडिया में भी चलती है और नेपाल में भी चलती है। इस तरीके की पॉलिटिक्स बस चाइना में नहीं चलती है, क्योंकि चाइना में एक आदमी का राज चलता है, उसके 4-5 लेफ्टिनेंट है और वो पूरा चाइना को चला रहे हैं। नेपाल और इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में इस तरीके की बातें चलती हैं। हालांकि नेपाल भी प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी है नहीं, डेमोक्रेसी मोनार्की के बीच में वो पलट खाता रहा है और अभी भी वहां की डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से काम कर नहीं रही है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये चीज आपको काम आएगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट इश्यूज दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से फायदा हो रहा है, अगर अब तक आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इस तरीके से आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपकी सारी की सारी तैयारी मैं फ्री में ही करवा रहा हूँ, तो ज्वाइन बटन दबा के मदद करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।